हाँ, अब हम ये बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और कैसे हम विद इन असेट क्लास अपने पैसे को फर्दर और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ताकि हम सेफ्टी को बढ़ाएं, रिस्क को मिनिमाइज करें और रिटर्न को भी मैक्सिमाइज करें। मतलब रिस्क को मिनिमाइज करें, रिटर्न को मैक्सिमाइज करें, ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करना है। क्योंकि ऐसे डाइवर्सिफिकेशन तो आप कर सकते हैं कि रिस्क भी घटा दो, रिटर्न भी घटा दो। तो वो तो कोई भी कर सकता है, जाके सेविंग बैंक में अकाउंट में पैसा रख देगा जाके, ठीक है, रिस्क भी कम हो गया, रिटर्न भी कम हो गया। लेकिन आपको अपने पैसे को ऐसे डाइवर्सिफाई करना है, ऐसे एलोकेट करना है कि आपका रिस्क कम हो और रिटर्न मैक्सिमाइज हो। तो कौन कौन से असेट क्लास होते हैं? तो हमें पता है कुछ इंपॉर्टेंट असेट क्लास होते हैं, जैसे फिक्स इनकम, इसमें एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, जीसेक हो गया, डिवेंचर्स हो गए। दूसरा असेट क्लास होता है गोल्ड, ठीक है। तीसरा असेट क्लास होता है आपका डिजिटल करेंसीज जो आ गई हैं, क्रिप्टो करेंसी, इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज जो आ गई हैं, वो भी एक असेट क्लास क्रिएट हो गया है। फिर एक असेट क्लास होता है आपका एंटीक आइटम्स, उसमें भी लोग प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी, वो भी एक असेट क्लास हो गया। फिर एक असेट क्लास होता है, सबसे इंपॉर्टेंट असेट क्लास होता है, वो है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, वो भी बहुत पॉपुलर है। और एक अपना फेवरेट इक्विटी, ठीक है। तो ये 7 डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लासेस के अलावा भी एक आध हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्विटी के बारे में, क्योंकि हमें पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी ही एक अकेला ऐसा असेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट करेगा और आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। बाकी प्रॉपर्टी और गोल्ड और फिक्स इनकम भी अच्छे असेट क्लास हैं, लेकिन उनके साथ उनके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। जैसे प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसका टिकट साइज बहुत बड़ा होता है। अब आपको 1000, 10,000, 15,000, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो कहाँ है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे? 10,000 या 1 लाख रुपए का कौन आपको फ्लैट या प्लॉट दे देगा? रेट सब अभी इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है, तो आएगा बट धीरे धीरे। लेकिन उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, वो भी रिटर्न उसमें भी वही है 7%, 6 से 8% का। प्रॉपर्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है दूसरी? लिक्विडिटी की। आप उसको कभी भी बेच के निकल नहीं सकते आसानी से। जब आपको पैसे की जरूरत होगी तो ग्राहक नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। गोल्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि गोल्ड एक अच्छा असेट क्लास है, आप उसको छोटे टिकट साइज में भी ले सकते हैं, 1 ग्राम भी ले सकते हैं इवन, अब तो म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, ईटीएफ के फॉर्म में। बट लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसका रिटर्न उतना ही मिलेगा जितना आपको इन्फ्लेशन है आपके देश में। मतलब आपको वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देगा, जितना इन्फ्लेशन उतना ही रिटर्न। एंटीक आइटम में दिक्कत ये है कि आपको एंटीक आइटम है कि नकली कुछ देगी पता ही नहीं चलेगा। जेम्स ज्वेलरी में भी, डायमंड्स में भी यही प्रॉब्लम है, आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे कौन सा असली है कौन सा नकली है। कांच का टुकड़ा दे गया कि हीरा दे गया, ठीक है, आप उसको शान से पहने हो कि यार ये तो 5 लाख का खरीदा था, डायमंड पता चला वो कांच का टुकड़ा नहीं, कांच का टुकड़ा है, ठीक है, किसी अच्छे से। तो ये सब प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन इक्विटी क्या है, ये सिंपल है, और उसको और सिंपल कर दिया है म्यूचुअल फंड्स ने। अगर आप इंडिविजुअल अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं तो आपको जो निफ्टी 50 है, हमारे देश का सबसे बड़ा इंडेक्स, उससे हमें कुछ क्लूज मिलते हैं। क्या? कि निफ्टी ने अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर लिया है। 50 कंपनियां हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उन 50 कंपनियों में से लगभग 37-38% कंपनी किस सेक्टर को बिलोंग करती है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब 37% इंडेक्स की ग्रोथ में फाइनेंशियल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गई, ये सारी की सारी कंपनियां कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर आईटी सेक्टर एक और सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है, जो लगभग 12.5-13% का कंट्रीब्यूट करता है। फिर तीसरा हमारा है ऑयल एंड गैस, ठीक है, फ्यूल, वो 12% का कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है खाने पीने का सामान, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, इसमें कॉस्मेटिक भी आ गया, इसमें जूस भी आ गए, इसमें ब्रेड बिस्किट सब आ गया, एफएमसीजी सेक्टर, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, वो 6% का कंट्रीब्यूशन करता है 50 टोटल इसमें लार्ज कैप इंडेक्स में।
तो 6% कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर की हैं, जिसमें टाटा मोटर, मारुति, अशोक लीलैंड, महिंद्रा, सारी की सारी कंपनियां शामिल हैं। और ऑटो एंसिलरी भी शामिल है, मतलब वो कंपनियां भी जो इन कंपनियों के लिए पार्ट्स बनाती हैं, वो भी कंपोनेंट्स बनाती हैं, वो सब भी इसी में शामिल है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल कंपनियां, टू व्हीलर, फोर व्हीलर और एंसिलरी कंपनियां उनको कहते हैं जो उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, उनको एंसिलरी यूनिट्स कहते हैं। मतलब जहाँ पे मेन यूनिट लगती है उसके सराउंडिंग में एंसिलरी यूनिट्स भी होती हैं। जैसे कि मानेसर एक ऑटो हब है, तो वहाँ पे मारुति और दूसरी कंपनियों ने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो वहाँ पे बेयरिंग बनाने वाले, टायर बनाने वाले, बॉडी बनाने वाले, पेंट और बहुत सारे एंसिलरी कंपोनेंट सप्लायर आ गए हैं। ठीक है, फिर हेल्थ केयर सेक्टर लगभग 4% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें आपका हॉस्पिटल्स हो गए, फार्मा कंपनियां हो गई, दवा और उसका पैथोलॉजीज हो गई, तो वो सारे के सारा जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में है। हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, फार्मा कंपनी। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस, रियल एस्टेट, जो कैपिटल गुड्स हैं वो सब कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, वो L&T वगैरह वो इसमें शामिल है। मेटल एंड माइनिंग, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, सेल, MNDC, NMDC, ये सब कंपनियां माइनिंग कंपनी, मेटल कंपनी इसमें। फिर टेलीकॉम, वोडाफोन, एयरटेल, MTNL, BSNL, जियो और बाकी अदर बहुत सारे और सेक्टर है तमाम। केमिकल सेक्टर है, हाँ, और रियल एस्टेट सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ठीक है, स्टेपल्स हैं, हाँ, टेक्सटाइल सेक्टर है, ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज है, तो बहुत सारे सेक्टर और हैं, वो सब के सब उस 5% में। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है विद इन इंडेक्स। जो हमारा लार्ज कैप मेन इंडेक्स है उसमें ये अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि अगर आप एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश करिएगा उसमें 35% पैसा, यानी अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो लगभग 35 से 40% पैसा हमारा बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर में ही होना चाहिए, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं निफ्टी को, इंडेक्स को। और 10-15% पैसा आपका IT सेक्टर में होना चाहिए, ऑयल एंड गैस में लगभग 10%, FMCG में 10%, ऑटोमोबाइल में 5-6%, ऐसे करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, टॉप परफॉर्मिंग IT कंपनियां हैं जिन्होंने अभी रिसेंट पास में सबसे बढ़िया रिटर्न दिए, जिसमें विप्रो, TCS और इन्फोसिस ये सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इन्फोसिस तो इसमें है ही नहीं टॉप 10 में। तो ये सारी की सारी कंपनियां अंडर परफॉर्म कर रही हैं लार्ज कैप। जो छोटी और मिड कैप कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। परसिस्टेंट सिस्टम, फोर्ड, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड ट्यूब्रो, HCL, ये सारी कंपनियां, एम्फेसिस, ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ऊपर की 3 कंपनियां बढ़िया कर रही हैं, पर टेक महिंद्रा है इनमें से। अडानी इंटरप्राइजेस के क्या क्या असेट क्लास हैं, डाइवर्सिफिकेशन कैसे हैं, वो एक बार समझ लेते हैं। अडानी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है 70%, ठीक है, वो इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। मतलब वो उनके जो जितने भी वो जो अडानी इंटरप्राइजेस कंपनी करके चलती है उससे मेन उनको रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, एयरपोर्ट से 3% का रेवेन्यू आता है, माइनिंग करते हैं 4% आता है, सोलर फैक्ट्री लगा रखी है सोलर एनर्जी के ऊपर, और बाकी अदर बिजनेस उनको 22% आता है। तो ये इनका अडानी का ब्रेकअप है। हम लोग ने रिलायंस का ब्रेकअप भी किया था। रिलायंस का ऑयल एंड गैस से, ऑयल एंड केमिकल से 56% आता है, रिटेल से 23, डिजिटल सर्विसेज 12, अदर 8, ऑयल एंड गैस से 0.8% बचा है। ठीक है, यानी कि रिलायंस कंपनी क्या कर रही है, वो ऑयल से डेटा में शिफ्ट कर रही है अपने आप को। पिछले एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा था कि अब हमें ऑयल से डेटाबेस कंपनी बनना है। ठीक है, अब हम ऑयल बेस्ड कंपनी नहीं बनना चाहते हैं। ऑयल का क्योंकि बिजनेस अगले 10 साल में खत्म हो जाएगा। एक तो फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है, और दूसरी बात ये उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तीसरी बात ये हमारे देश में होता नहीं है, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो देश का नुकसान होता है। ठीक है, तो हमें ऐसी कोई एनर्जी चाहिए जो अपनी इंडिजीनियस एनर्जी हो। तो आपको क्या लगता है कि ईवी ऐसी एनर्जी है? हाँ, बिल्कुल सही बात बताई उसने कि ईवी भी वो ऑप्शन नहीं है इंडिया के केस में,
क्योंकि हम अगर लिथियम आयन बैटरी और बैटरी की बात करेंगे, ईवी की बात करेंगे, तो देन अब हम पहले गल्फ के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे चाइना के ऊपर, वो और खतरनाक बात हो जाएगी। तो ईवी में इसीलिए गवर्नमेंट बहुत तेजी से उसमें पुशअप नहीं कर रही है, नहीं तो चाहे तो 3 साल में पूरा खेल खत्म कर दे, सारे पेट्रोल व्हीकल खत्म, सब ईवी को ले आए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। अभी सब पेट्रोल वाली गाड़ियां आराम से बिक रही हैं और उनकी सेल्स में भी कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर पूरा ईवी में कर दिया तो हम पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड कर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सब है ही नहीं जिससे ये बनाते हैं बैटरी। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब इंडिया ने क्या सब्स्टिट्यूट ढूंढा है, नितिन गडकरी ने क्या सोल्यूशन दिया उसका? एथेनॉल ब्लेंडिंग। वो क्या कर रहे हैं, गल्फ से पेट्रोल मंगाएंगे, उसमें 25, 30, 35, 50% जितना मैक्सिमम एथेनॉल मिला सकते हो मिला दो। तो इससे क्या होगा, हमारा टोटल ऑयल इंपोर्ट का बिल आधा हो जाएगा। एथेनॉल किससे बनता है? शुगर केन से बनता है। गन्ना यहाँ खूब है, ठीक है, चीनी सबसे ज्यादा बनाते हैं हम दुनिया की, तो चीनी बनती है तो उसमें शुगर केन तो होता ही, इस्तेमाल होता है, जिससे हम लोग बाई प्रोडक्ट है एथेनॉल। एथेनॉल शुगर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में सस्ता है। एथेनॉल ब्लेंड करेंगे उसमें, तो इससे क्या होगा, बिल कम हो जाएगा। और उसके अलावा क्लीन एनर्जी के लिए क्या सोचा है इंडिया ने? नितिन गडकरी का क्या प्लान है? सोलर में फिर वही बैटरी लगेगी तो फिर वही दिक्कत करेगा। हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल सोल्यूशन निकाला है इंडिया ने। आप ये देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बात आप ये देखेंगे बहुत जल्दी हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स आने लगेंगे मार्केट में। अभी शायद कौन हुंडई कौन लॉन्च कर रहा है, कोई बहुत बड़ी कंपनी एक अपनी एक टोयोटा ने लॉन्च किया है, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड कार लॉन्च करी है। वो अभी मतलब उतना कॉमर्शियली वाइबल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर काम चल रहा है। और नितिन गडकरी ने ये बोला है कि हमें बहुत जल्दी हाइड्रोजन फ्यूल पे काम करना है। 2 तरह के हाइड्रोजन फ्यूल होते हैं, एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन, एक होता है ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है? ब्राउन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है? हमें पानी से हाइड्रोजन मिलता है। H2O फॉर्मूला पड़ा है पानी का, यानी कि H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। तो पानी को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, और इंडिया में पानी खूब है तो पानी से हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो पानी से जब हाइड्रोजन बनाते हैं तो उसके लिए बिजली इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उसको तोड़ देते हैं पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। लेकिन जब आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिजली थर्मल प्लांट से बन रही होती है इंडिया में, ठीक है, तो वो थर्मल प्लांट से जो बन रही होती है तो उससे हाइड्रोजन तो बन जाती है, लेकिन वो हाइड्रोजन से इन्वायरमेंट को कोई फायदा ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली आप बना रहे हैं थर्मल से, कोयले से तो इन्वायरमेंट के लिए कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? उन्होंने क्या किया कि आपने देखा होगा कि अभी 2-3 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत बड़ी विजनरी योजना लॉन्च करी थी, जिसका बहुत सारे दूसरे दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया था। वो था वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना। ये किसी ने सुना है इस स्कीम के बारे में? वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? आप लोग ऐसे नहीं सुनते, ग्रिड फेल हो गई, बिजली चली गई, ग्रिड फेल हो गई, ट्रेनें जहां की तहां रुक गई, वो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो ग्रिड जो होती है वो मतलब पूरे देश की मेन पावर सप्लाई है, मेन वो पावर जो ट्रेन जिससे चलती है ना, वो ग्रिड पे चलती हैं। और हर एक स्टेट के लिए जो मतलब जिसको कहते हैं वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पावर ग्रिड क्या करता है, वो मेन पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे बिजली पहुंचाता है, पावर प्लांट से बिजली उठाता है और स्टेट्स तक, शहरों तक पहुंचाता है। तो वो ग्रिड्स होती है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे टावर लगे होते हैं, जब आप देखते होंगे 12,000 वोल्ट, बहुत ऊंचे ऊंचे स्टार जैसे टावर लगे रहते हैं, उसके नीचे की आवाज आती है। तो वो ग्रिड्स हैं, वो देश की लाइफलाइन है। जिस तरह से अगर आपको आपकी बॉडी में अगर आप नस काट दो, खून बहने लगेगा, मर जाएगा आदमी, उसी तरह से ग्रिड्स होती, ग्रिड काट दो, देश खत्म, चलने ही बंद हो जाएगा, बिजली खत्म, सब कुछ खत्म। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि वन वर्ल्ड वन ग्रिड, पूरे दुनिया में एक ग्रिड बिछा दो।
सब देशों को आपस में ग्रिड से कनेक्ट कर दो और सारे लोग अपने छतों पे, फालतू ज़मीनों पे, ट्रेन के ऊपर, कार के ऊपर, जहाँ भी लगा सकते हैं सोलर पैनल लगा दो और उसमें कोई बैटरी नहीं लगेगी। सीधे सोलर पैनल ऑनलाइन ग्रिड से कनेक्ट होगा, जिसको कहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी सोलर पैनल से बिजली बनाने के दो तरीके हैं। पहला, सोलर पैनल आपने छत पे लगाया, बैटरी लगाई, सोलर पैनल ने बैटरी को चार्ज किया और आपके घर की बिजली जल रही है। लेकिन उसके लिए बैटरी चाहिए और बैटरी बहुत महंगी होती है, 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये की उसकी बैटरी आती है, महंगी बैटरी होती है, उसकी 3-4 साल की लाइफ होती है। और अगर आपको पूरे घर की एसी भी चलाने हैं, मोटर भी चलानी है, एक बैटरी से तो आप पंखा और बत्ती जला सकते हो, CFL और पंखा चलेगा खाली, और कुछ नहीं चलता उससे, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सारा चीज़ चलाएं उससे, तो आपको कम से कम 5 बैटरी लगाने पड़ेंगे, 5 किलोवाट का व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक बैटरी में 1 किलोवाट होता है। तो जब आप 5 बैटरी लगाओगे तो वो आपका सेटअप पूरा जो है बहुत महंगा पड़ेगा और फिर उसको हर 3 साल के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा, 3-4 साल में फिर 1.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो ये महंगा पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या होता है, ऑनलाइन ग्रिड। आपने सोलर पैनल्स लगाए, उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया, जो आपकी बिजली आ रही घर पे उससे कनेक्ट कर दिया। तो जब सोलर चल रहा है, जब बिजली धूप है, तब उस समय क्या होगा कि आपके घर की बिजली चल रही सोलर से, और जब रात हो गई तो आपने ग्रिड से बिजली ले ली। तो आप सोचोगे तो यार, तो रात तो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ ही हो जाएगी, तो एक साथ अंधेरा हो जाएगा, तो सबकी बिजली गुल हो जाएगी। हाँ, तो मोदी ने क्या कहा है, पूरी दुनिया को हम ग्रिड से कनेक्ट कर देंगे, तो आधी दुनिया में तो दिन होगा। तो जहां दिन होगा वहां की बिजली सरप्लस बन रही होगी, वो सरप्लस सप्लाई हो जाएगी जहां पर रात है। ठीक है, तो किसी को कोई बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये स्कीम वाकई में मिरेकल कर सकती है। अगर ये हमने कर दिया इम्प्लीमेंट, तो हम फिर अपना ईवी स्कूटर, कार, बस सब चार्ज कर लो। बस भी चलती है तो ईवी वाली, कार भी है ईवी वाली, चार्ज करो बस बढ़िया मस्ती से, बहुत सस्ता पड़ेगा और जीरो पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं, बैटरी लगी नहीं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया नहीं, सीधे सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये कर देंगे ना तो बहुत ही कमाल हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीका है। और चलो दुनिया की तो अभी छोड़ो, उतना टाइम लगेगा। पाकिस्तान कहेगा हमारे देश में ग्रिड नहीं आएगी इंडिया की, ठीक है कोई और दूसरा रशिया कहेगा हम वहाँ नहीं भेजेंगे, ठीक है, चाइना कहेगा और ये इंडिया में नहीं जाएगी मेरी ग्रिड, अमेरिका वाली ग्रिड कह रहा है चाइना बिल्कुल नहीं भेजेंगे। तो ये दिक्कत कर सकता है, तो उसको छोड़ दो खैर अभी। लेकिन अभी फिर हम अपने देश की बात करें तो इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पावर प्लांट तो लगे हुए हैं, पावर तो प्रोड्यूस हो ही रही 24 घंटे के लिए। तो हम लोग अगर अपने घर की छतों पे, जिनके पास ज़्यादा जगह है, और नदियों के ऊपर, नहरों के ऊपर, वो जगह बर्बाद होती है, नदी के ऊपर की जगह का कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो वो उन नदियों और नहरों है लगा है, अभी बता रहे हैं अब आपको। गुजरात में सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है, गुजरात का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, वो वहाँ की जो नदी है उसके ऊपर लगा है। कौन सी नदी है वहाँ की, वो साबरमती, साबरमती नदी के ऊपर लगा, अभी दिखाते हैं आपको गूगल पे। और वो सब बहुत बड़ा पावर प्लांट है। तो वो क्या होता है, क्योंकि वो जगह तो वेस्ट हो रही है, नदी के ऊपर वैसे कुछ नहीं करना, नहर चल रही है, नहरों के ऊपर पैनल लगा दी, उससे एक फायदा और होता है। नहर और नदी के ऊपर पैनल लगाने से क्या क्या फायदा होता है, पानी इवेपोरेट नहीं होता है, वेस्टेज नहीं होती है। अदर क्या होता है, नहरों का पानी आधा बहुत बड़ी मात्रा में इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ गया, ठीक है, सिंचाई में कम हो रहा है, तो उसके ऊपर पैनल लगा दिया तो पानी ठंडा रहता है, भाप कम बनती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि डस्ट भी पानी में कम जाती है। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और पैनल्स को क्लीन करने के लिए भी हमें महीने में एक बार पानी की ज़रूरत होती है, तो वहीं पे मोटर लगाई, उसी पे ऊपर धो दिया, ठीक है, एक साथ। अदरवाइज पानी लेके आना, अब रेगिस्तान में आपने पैनल्स लगा रखे हैं, वहाँ पानी से उसको धोना भी तो पड़ेगा, क्योंकि उस पर धूल रेत जम जाएगी। देखो रेगिस्तान में क्या है, धूप तो बहुत है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या है, रेत इतनी है कि थोड़ी देर में पूरे पैनल को ढक देगी, इसलिए रेगिस्तान में प्रॉब्लम है पैनल लगाना। अदरवाइज सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी तो वहीं मिलती है, लेकिन उसको बार बार साफ कौन करेगा, एक आदमी इसी के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो इसलिए नदियों